हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बिहार जुडिशरी एग्जाम के जो संभावित प्रश्न है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनका सेट नंबर 2। ये जीएस का वीडियो होगा। तो जुडिशरी में जो लीगल एग्जाम है उसके अलावा जीएस भी आता है जो आपको पढ़ना होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा बिहार जुडिशरी का बहुत ही शानदार कोर्स आता है। पेड कोर्स है, ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। इसमें हमने पूरा डिटेल्ड कोर्स कंप्लीट किया है, पूरी थियोरी कवर की गई है इसमें। साथ ही साथ इसमें आपको क्विज, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो सब कुछ मिलेगा। ये लेक्चर्स एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए पढ़ाने का, और वही स्टडी आईक्यू की क्वालिटी इसमें आपको मिलेगी। तो इसमें हमने इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बिहार के जो लोकल लॉज हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते, वो सब कवर किया है। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुए थे, हमारे गणतंत्र दिवस के जो सेलिब्रेशन हुए थे गांधी मैदान पटना में, वहां पे जो बिहार का स्टेट टैब्लो था उसमें क्या क्या दिखाया गया था। बिहार का स्टेट टैब्लो मतलब होता है झांकी। तो उसमें क्या क्या दिखाया गया था? बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम, मेमोरियल स्तूपा, वैशाली कोल्हुआ या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा ये अभी बने नहीं हैं लेकिन बनेंगे, और इनमें बहुत सारे अवशेष जो पाए गए हैं वैशाली में, वैशाली नाम की जगह पे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बुद्ध भगवान के जो पुराने अवशेष हैं वो पाए गए थे। उनके कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो उन्हीं के शरीर का हिस्सा थी। तो अब इनको लेकर बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा दोनों बनेंगे। तो ये दिखाए गए थे, और इसके लिए जो तकनीकी सहायता है वो आईआईटी दिल्ली दे रहा है। आईआईटी दिल्ली तकनीकी सहायता दे रहा है। इसके अलावा इसमें वैशाली कोल्हुआ से एसोसिएटेड चीज़ें भी दिखाई गई थी। मेन टूरिस्ट स्पॉट ये सब झांकी में दिखाए गए थे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बाकी जो हमारी मेन झांकी हुई थी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पे, उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड इस बार उत्तर प्रदेश को मिला था, और दूसरे नंबर पे था त्रिपुरा। तो बेस्ट टैब्लो जो था वो यूपी का था, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा का था। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है जनता का सेवक नीतीश कुमार। इसको किसने लिखा है? ऑथर कौन है इसका? जनता का सेवक नीतीश कुमार को लिखा है शफाक बानो ने। शफाक बानो। नीतीश कुमार की पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड। इसको जनता दल सेकुलर से कंफ्यूज मत करना। जनता दल सेकुलर एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है। मैं जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूं। बिहार के वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर सम्मान दिया गया? या ध्यान से पढ़िए, महावीर सम्मान है, महावीर चक्र नहीं है। परमवीर चक्र के बाद युद्ध के समय सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो महावीर चक्र होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं महावीर सम्मान की बात कर रहा हूं। यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान महावीर संस्थान, भगवान महावीर फाउंडेशन, जिसको 1994 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सुगाल चंद जैन के द्वारा। मिस्टर सुगाल चंद जैन के द्वारा महावीर, भगवान महावीर फाउंडेशन शुरू किया गया था, और उन्होंने ये पुरस्कार दिया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार आप जानते हैं कि जो सुपर 30 है उसके फाउंडर हैं। सुपर 30 के पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है बिहार से जिन्हें पोल ऑफिसर, प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था? बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक ट्रांसजेंडर महिला, इन्हें प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मोनिका दास। तो आंसर है मोनिका दास। और बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें इनको अपॉइंट किया गया था एज अ प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर। इसी के साथ बिहार भारत का पहला राज्य बना पूरे देश में जिसने एक किन्नर समुदाय से आने वाले व्यक्ति को प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब होता है जो अध्यक्षता करता है। इससे पहले 2016 में एक किन्नर समुदाय से महिला है जिनका नाम है रिया सरकार। रिया सरकार एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। इन्हें बंगाल में होने वाले बूथ पे लगाया गया था, लेकिन ये प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर नहीं थी, ये नॉर्मल पोलिंग ऑफिसर थी। लेकिन प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर पहली बार बिहार ने बनाया मोनिका दास को, और 32 साल की है मोनिका दास।
बिहार का कौन सा गांव है जो पूरे भारत देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज बनेगा? न्यूट्रिशनल विलेज, इसका मतलब क्या है? यहां पे सिर्फ पोषण युक्त अनाज की खेती होगी, जिससे बिहार में कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। तो यहां पे जो बायोफोर्टिफाइड व्हीट है, बायोफोर्टिफाइड गेहूं, बायोफोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? जैव संवर्धित, यानी जिसमें प्राकृतिक रूप से जो तत्व गेहूं में या चावल में नहीं पाए जाते वो इनमें साइंटिफिकली जोड़े जाते हैं, जिससे ये और ज्यादा पोषक हो जाएं। तो 1800 किसान हैं इस गांव के, और ये पटना के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। इसका नाम है कुरकरी बीघा। कुरकरी बीघा, तो कुकरी बीघा जो है ये पहला ऐसा गांव बनेगा पूरे भारत देश का, और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे सिर्फ जैव संवर्धित गेहूं उगाया जाएगा। बिहार में एक पुल बना है जिसका नाम है कोइलवार, मतलब कोइलवार जगह का नाम है, यहां पे पुल बना है। कोइलवार जो है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। तो इस पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने करा, जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये बिहार में कौन सी नदी पे बना है और इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो याद रखिए, ये जो पुल है इसका नाम वशिष्ठ नारायण सेतु रखा गया है, वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे, जो एक बहुत महान गणितज्ञ थे बिहार से। इनकी मृत्यु हो गई थी पिछले साल, वशिष्ठ नारायण सिंह की। और ये जो पुल है ये सोन नदी पे बना है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, 3 लेन है, 3 लेन है इसमें, और 1.5 किलोमीटर लंबा है। सोन नदी पे बना है। इसमें 266 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इसको बनाने में, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेतु तो मेरे को लगता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार जितने सेतु शायद, बिहार जितने इतने लंबे लंबे सेतु शायद दूसरे किसी राज्य में मेरे को लगता नहीं है। तो कौन कौन से सेतु हैं जो एग्जाम में आते हैं, और जब भी कोई सेतु पे प्रश्न आता है तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है? और एक बात आपको यह भी बता दूं, वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म भोजपुर में ही हुआ था, ठीक है ना? और कोइलवार भी भोजपुर में है, तो इसका नाम इसलिए वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है। तो मैं आपको सेतु बता देता हूं एग्जाम में कौन कौन से आते हैं। महात्मा गांधी सेतु बहुत ज्यादा आता है। महात्मा गांधी सेतु ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, और ये लगभग 5.75 किलोमीटर का है। आप चाहें तो किलोमीटर छोड़ सकते हैं। एक समय महात्मा गांधी सेतु जो है बहुत भारत का सबसे लंबे सेतु में आता था, अब टॉप 10 में तो खैर अब भी है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पे बना है, गंगा नदी पे बना है। फिर विक्रमशिला सेतु पूछते हैं कई बार। विक्रमशिला सेतु भागलपुर के पास है, ये भी गंगा नदी पे है, और इसका नाम विक्रमशिला के नाम पे रखा है, जो एक महाविहार था। विक्रमशिला को किसने बनवाया था? राजा धर्मपाल ने, किंग धर्मपाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। ये 4.7 किलोमीटर लगभग लंबा है, और ये NH33 को NH31 से जोड़ता है, मतलब गंगा नदी के 2 ऑपोजिट किनारों को जोड़ता है। ये जो बरारी घाट है, एक तरफ भागलपुर साइड और दूसरी तरफ जो नौगाछिया है, उनको जोड़ता है। और ये भागलपुर को पूर्णिया और कटिहार से भी जोड़ता है, ठीक है ना? फिर जयप्रकाश सेतु, जेपी सेतु बोलते हैं जिसे, जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं, जिन्होंने आपात के खिलाफ आवाज उठाई थी 1975 से 1977। भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनते, लेकिन फिर ये बीमार हो गए और फिर मोरारजी देसाई को बनाया गया था। तो जेपी सेतु जो है ये दीघा सोनपुर ब्रिज भी बोलते हैं इसे। दीघा से लेके सोनपुर तक ये जो है ये पुल है, ये भी गंगा नदी पे ही है। दीघा घाट है ना पटना में, वहां से लेके सोनपुर के पहलेजा घाट तक ये जोड़ता है, ये भी एग्जाम में आता है। और जवाहर सेतु सोन नदी पे बना है। तो सोन नदी पे कौन कौन से सेतु हैं? एक तो ये हो गया कोइलवार, फिर एक है जवाहर सेतु, और जवाहर सेतु भी 3 किलोमीटर के आसपास है। और बस यही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? एक मुंगेर में भी सेतु है, मुंगेर गंगा ब्रिज बोलते हैं जिसे, तो जो मुंगेर को जमालपुर से जोड़ता है, वो भी काफ़ी लंबा पुल है, गंगा नदी पे है। तो कोइलवार ब्रिज जो है ये सोन नदी पे बना है, और सोन नदी गंगा में ही जाके मिलती है, गंगा की ही सहायक नदी है सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया एम्स अप्रूव किया, बिहार में कहाँ पे? तो याद रखिए, बिहार में जो एम्स है वो दरभंगा में बना है, तो आंसर है दरभंगा। दरभंगा में जो एयरपोर्ट है अभी अभी वो भी शुरू किया गया है। और ये जो एम्स बना है ये कौन सी योजना के तहत बना है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना,
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। काफी पुरानी योजना है ये, 2003 में शुरू हुई थी योजना। इसमें बहुत सारे एम्स बन रहे हैं इंडिया में, तो उनमें से दरभंगा में भी बन चुका है। लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये जो मैरीटाइम रेनेकॉनेसॉन्स मिशन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए राइट सिलेक्ट हुई पायलट, 3 पायलट, उनमें से एक है लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए भारत की 3 पायलट का चयन किया गया था, ये आपको पता होगा। एक तो हैं लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, एक हैं लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, और तीसरी है लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी मुजफ्फरपुर से है, तो आंसर है मुजफ्फरपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 3 दिसंबर 2020 को। यह बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, 1884 को हुआ था, और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था सिवान डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आंसर है इसका, सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक वकील भी थे, पत्रकार भी थे, नेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और महात्मा गांधी जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो उस समय भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये भारत के राष्ट्रपति भी थे राइट। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे 3 बार, 1934 में, 1939 में और 1947 में। तो इनका जन्म सिवान में हुआ था। सतीश प्रसाद सिंह, इनका निधन हो गया। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे कितने दिनों के लिए? तो सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिनों के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे 1968 में, 1968 में, सिर्फ 5 दिन के लिए। और 28 जनवरी 1968 से लेकर और 1 फरवरी 1968, यानी 28, 29, 30, 31 और 1 फरवरी, 5 दिन के लिए बस। बाद में फिर इन्होंने 2013 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, और लेकिन भाजपा से ये फिर नाराज हो गए थे, क्योंकि इनको लगा कि भाजपा ने जो कुशवाहा समुदाय है उसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। तो आंसर है 5 दिन। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर ये बिहार के कौन से शहर में बनेगा? देश का, पूरे भारत देश का सबसे लंबा डबल डेकर मतलब जो एक के ऊपर एक, ऐसा फ्लाईओवर डबल डेकर। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी, और इसका निर्माण 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसमें 411 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। यह छपरा में बनेगा, तो आंसर है छपरा। जो पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के, कपिल देव कामत, इनका निधन हो गया। ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा था? इनका था बाबूबढ़ी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2015 में इन्होंने चुनाव जीता था यहां से, और फिर ये बिहार की सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ये कहां से थे? ये मधुबनी से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कितने हाईवे प्रोजेक्ट हैं 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में बनेंगे, उनका शिलान्यास किया, उनकी नींव रखी? तो याद रखिए, ये प्रोजेक्ट हैं टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं टोटल, और 9 हाईवे प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाई जाएगी। इस योजना का नाम है हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछती है तो इससे फास्ट इंटरनेट वगैरह मिल जाता है। और ये जो 9 प्रोजेक्ट हैं टोटल, ये मिला के 350 किलोमीटर के होंगे, 350 किलोमीटर के होंगे। अभी ये किताब किसने लिखी है? फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, बिहार से लेके तिहाड़ तक। तिहाड़ आप जानते हैं बहुत बड़ी जेल है एक, तो बिहार टू तिहाड़ इसको लिखा है कन्हैया कुमार ने, डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय से इन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी लड़ा, लेकिन ये गिरिराज सिंह से हार गए थे। और गिरिराज सिंह जो हैं फिर ये पशुपालन, मछली पालन और डेयरी के मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेगा मेल ब्रिज का उद्घाटन करा। रेलवे पुल है कोसी रेल मेगा ब्रिज।
तो ये जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, और ये कोसी नदी पे बना है। कोसी नदी जो है इसको हम बिहार का अतिशोक बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बाढ़ वगैरह आती है हर साल, तो इसे सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। घाघरा, गंडक और कोसी ये 3 नदियां हैं जो नेपाल से नीचे की तरफ आती हैं बिहार में और काफ़ी तबाही मचाती हैं तीनों नदियां। और ये जो पुल है इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसको बनने में लगभग 516 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। खैर ये नहीं पूछते आपसे कि कितना खर्चा हुआ है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। और इसका उद्घाटन किया गया। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पुल है, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी अच्छी देगा। ये जो मिथिला और कोसी रीजन है उसको ज्वाइन करेगा। जो निर्मली और सरायगढ़ के बीच में डिस्टेंस है, 2 जगह है, एक तो है निर्मली और एक है सरायगढ़। इनके बीच में जो डिस्टेंस है पहले 298 किलोमीटर था, उसको कम करके ये सिर्फ 22 किलोमीटर कर देगा। और ये 2003-4 से बन रहा है, फाइनली बन के तैयार हुआ कोसी रेल मेगा ब्रिज। पटना हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, सरकार को नहीं बल्कि जो विष्णुपाद मंदिर है, बहुत फेमस टेम्पल है, कहां पे है ये? तो विष्णुपाद मंदिर जो है ये गया में है, गया में है ये। और भगवान विष्णु का मंदिर है, जैसे जैसे बद्रीनाथ है, भगवान विष्णु के बहुत सारे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो भी फेमस मंदिर हैं भारत में सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु के, उनमें से एक है विष्णुपाद मंदिर, बोध गया में है ये। और पटना हाई कोर्ट ने फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि उनका ये कहना है कि इस मंदिर का रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा। इसको जैसे वैष्णो देवी या तिरुपति मंदिर है जो बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी कई बार श्रद्धालुओं को मुहैया नहीं कराई जाती। तो फटकार लगाई है जो मैनेजमेंट बोर्ड है, प्रबंधन जो बोर्ड है विष्णुपाद मंदिर का, उन्हें। जयनगर से बीजलपुर से बार्डीबास रेल परियोजना बन रही है। तो इसमें बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे नेपाल के कुर्था से रेल से जोड़ा जा रहा है? तो याद रखिए ये है मधुबनी। तो मधुबनी को कुर्था से जोड़ा जा रहा है इस रेल परियोजना के बनने से। ये जयनगर से बीजलपुर से बार्डीबास रेल प्रोजेक्ट है, राइट। और बेसिकली क्या है, ये जो पूरा रेल प्रोजेक्ट है 68.72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और इसमें अभी जयनगर से लेके और कुर्था तक का जो पटरी है वो बिछा दी गई है, लगभग 35 किलोमीटर लंबी पटरी है। और जयनगर कहाँ है? जयनगर जो है ये मधुबनी में है, और इसको जो है कुर्था से जोड़ा जा रहा है जो नेपाल में है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को इरकॉन बना रहा है, भारतीय रेलवेज का जो सब्सिडरी है इरकॉन, वो इसे बना रहा है। तो अभी कुर्था तक आ गई है ये लाइन, और आगे इसको जोड़ा जाएगा बार्डीबास से, क्योंकि जयनगर से बीजलपुरा से बार्डीबास तक जाएगी। अभी तो 35 किलोमीटर बनी है लेकिन पूरी है 68 किलोमीटर। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, ये कहाँ पे खुला है? तो ये एक जगह पे खुला है, एक गांव है जिसको बोलते हैं कुसियार गांव, कुसियार गांव, और ये अररिया में है। तो आंसर है अररिया। यहाँ पे बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बना है। इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो आके हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, फ्लोरा और फोना, उस पर शोध करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने कहा कि जो गोगाबील लेक है, गोगाबील झील, उसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो गोगाबील झील कहाँ पे है? ये झील पिछले साल न्यूज़ में आई थी, पिछले नहीं बल्कि 2019 में न्यूज़ में आई थी, क्योंकि ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना था, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना था गोगाबील झील। और ये अगेन काफ़ी बड़ी झील है ये, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है कटिहार। 217 एकड़ में फैली हुई है ये झील, तो काफ़ी बड़ी है, बिहार के सबसे बड़ी झील में से एक है। गोगाबील कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा मोबाइल ऐप है जो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो इसका नाम है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। और इसको उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत जो है इसका शुभारंभ करा गया है। इस ऐप के जरिए लॉकडाउन के कारण जो घरों में कैद हैं बच्चे, वो भी अब अपने घर में रहते हुए पढ़ाई कर पाएंगे।
भारत की पहली जो किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के कौन से जगह तक चली? तो याद रखिए, ये किसान रेल स्टार्ट की गई है हमारी भारत की सरकार के द्वारा और इसको हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से और पटना के दानापुर तक। तो आंसर है दानापुर, और दानापुर जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, यहां तक ये ट्रेन चली थी। किसान रेल ट्रेन इसलिए चलाई गई हैं जिससे किसानों का वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट जैसे फल और सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें दूसरे राज्य के मार्केट में तुरंत पहुंचा दिया जाए जिससे वहां वो बिक सकें, उनकी बिकवाली हो सके। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 100वीं किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? 100वीं किसान रेल तो वो चली थी संगोला से शालीमार। संगोला जो है ये शोलापुर जिले में है महाराष्ट्र के, और शालीमार जो है ये हावड़ा जिले में है पश्चिम बंगाल के। तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिश ब्रूड बैंक की घोषणा करी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के किस जिले में या किस जगह पे फिश ब्रूड बैंक बनेगा? तो याद रखिए, ये बनेगा सीतामढ़ी में। फिश ब्रूड बैंक। फिश ब्रूड बैंक क्या होता है? इसमें जो मछलियों के बच्चे हैं या मछलियों के जो अंडे हैं वो सब रखे जाएंगे जिससे मछली उत्पादन का विकास किया जा सके। आपको एक बात और बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है ई गोपाल। तो ई गोपाल ऐप भी लॉन्च किया गया जिससे हम जो नस्लें हैं उन जो विभिन्न जानवरों की, जलीय हों चाहे वो जमीन वाले हों, उनकी नस्लें हम उनको इंप्रूव कर सकें और किसानों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए ई गोपाल पोर्टल भी लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, एक फिश फीड मिल बनेगी मधेपुरा में। फिश फीड मिल क्या होती है? जहां पे मछली का जो भोजन है वो रखा जाता है, उसको बोलते हैं फिश फीड मिल। फिश फीड मतलब मछली का भोजन। तो फिश फीड मिल मधेपुरा में बनेगी। और साथ ही साथ एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी कि मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, ये अभी अभी इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा बिहार में है वहां पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का इनॉग्रेशन भी किया। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं, उन्होंने अभी अभी महात्मा गांधी सेतु पर एक अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन किया। अपस्ट्रीम कैरेजवे मतलब जहां आप, जैसे मान लो नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है हमेशा, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप पैदल चल पाएं, एक अपस्ट्रीम कैरेजवे बना है इसके लिए। तो ये कौन सी नदी पे बना है ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो गंगा नदी पे बना है। गंगा नदी पे बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 लेन ब्रिज है। ये कौन से NH पे आता है ये ब्रिज? NH 19 जो पटना और हाजीपुर के बीच में है, NH 19। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपस्ट्रीम कैरेजवे महात्मा गांधी सेतु पे उसका निर्माण किया गया और नितिन गडकरी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। कौन सा मोबाइल ऐप है जो बिहार सरकार ने लॉन्च करा है जिससे कक्षा 1 से कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनमें डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके? तो ये मोबाइल ऐप कौन सा था? इसका नाम था विद्या वाहिनी। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। इसमें जो भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो ई बुक्स के रूप में, डिजिटल बुक्स के रूप में डाउनलोड की जा सकती हैं बच्चों के द्वारा। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, उन्होंने कौन से IIT, कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं एक GIS सिस्टम लगाने के लिए, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो याद रखिए, इसमें तकनीकी सहायता देगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। और इससे ये जो तकनीकी सिस्टम होगा GIS, इससे एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण पे नियंत्रण पाने की कोशिश करेगी बिहार की सरकार। अभी अभी ये किताब लिखी गई है सियासत में सदस्यता। इसको किसने लिखा? सियासत में सदस्यता को लिखा था
विजय कुमार चौधरी ने। विजय कुमार चौधरी, और ये बिहार की जो विधानसभा है उसके सभापति थे यानी स्पीकर थे। तो इन्होंने किताब लिखी थी सियासत में सदस्यता। बिहार से वो कैप्टन कौन है? यहां पे कैप्टन का मतलब है क्रिकेट खेलने वाला कैप्टन की बात नहीं हो रही, बल्कि जो हमारी सेना में कैप्टन होता है। तो एक व्यक्ति हैं बिहार के जो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रिपब्लिक डे परेड में प्रदर्शनी की गई थी, उस झांकी के कैप्टन थे। तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था मोहम्मद कमरुल जमा। मोहम्मद कमरुल जमा। तो याद रखिए, इन्होंने ब्रह्मोस यूनिट को लीड किया था परेड में। और ये कहाँ से हैं बिहार में? ये बेसिकली इनके गांव का नाम है तलखापुर। तलखापुर जो कि दुमरा ब्लॉक में आता है। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था 2012 में, और ये सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज से पढ़े हैं। अभी अभी बिहार की सरकार ने जो भी बिहार में वाटर बॉडी हैं यानी पानी के स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हों चाहे वो झील हों, उनको जियो मैप करने के लिए एक अभियान शुरू करा। इसका नाम क्या था? तो ये शुरू किया गया था बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जिसको बिरसैक बोलते हैं, BIRSAC, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। और इसका नाम रखा गया था जल करो। तो आंसर है जल करो। बिहार की सरकार एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगी। यह बिहार के कितने जिलों से पास होगा? और उनका कहना है कि इससे गंगा की सफाई में भी मदद मिलेगी। तो बिहार की सरकार जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको प्रमोट करना चाहती है, और ये 13 जिलों में बिहार कॉरिडोर बनेगा। तो ये 13 जिलों में बनेगा। और एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये शुरू कहां से होगा? तो ये बक्सर से शुरू होगा। और बक्सर मैंने आपको बताया था वो जिला है जहां गंगा नदी सबसे पहले बिहार में प्रवेश करती है, और ये भागलपुर में खत्म होगा। और भागलपुर वो जिला है जहां गंगा नदी सबसे आखिर में फ्लो करती है बिहार में, वहां से बाहर निकल जाती है। तो बक्सर से भागलपुर तक एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनेगा। जैविक खेती अगर हम करेंगे तो उससे नदियां भी हमारी साफ रहेंगी, ऐसा सरकार का मानना है। और गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होता है, उत्तराखंड से। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। अभी अभी दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना है जोगबनी से विराटनगर। ये इसका इनॉग्रेशन किया गया भारत और नेपाल के बीच में। तो जोगबनी जो टाउन है वो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जोगबनी एक टाउन है, एक नोटिफाइड एरिया है बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर है अररिया। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है ये, और यहां पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो बना है। तो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कौन सा था जो बना था? ये दूसरा है। जो पहला था वो था रक्सौल से बीरगंज। रक्सौल से बीरगंज भारत और नेपाल के बीच में, और यह 2018 में बना था। चेक पोस्ट का मतलब क्या है? चेक पोस्ट मतलब एक बॉर्डर पे एक चेक पोस्ट है। अगर इधर के व्यक्ति को उधर जाना हो और उधर के व्यक्ति को इधर आना हो तो इसमें से पास होके जाएंगे वो, वहां पे चेकिंग वगैरह होगी सब चीज, तो वो है चेक पोस्ट। तो ये जोड़ता है अररिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को विराटनगर से, जो कि नेपाल में है। CAAQMS जो भारत के कई राज्यों में लगाया जा रहा है, कई शहरों में लगाया जा रहा है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पिंपरी छिंचवाड़, मदुरई, ग्वालियर वगैरह। बिहार में कहां लगाया जाएगा? यह CAAQMS जो है भारत के 6 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में लगाया जाएगा। यह एक मशीन होती है जो आपको हवा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसकी वास्तविक समय में जानकारी देती है, रियल टाइम आपको जानकारी देती है। तो इसको लगा कौन रहा है? NTPC लगा रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर NTPC लगा रहा है, और यह बिहार में लगेगा पटना में। तो आंसर है पटना। झारखंड में लगेगा रांची में, मध्य प्रदेश में लगेगा ग्वालियर में, कई जगह पे लगाया जा रहा है। बिहार में पटना में लगेगा। अभी अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT, यह बिहार में कहां पे है? यहां पे एक डिजिटल ट्रेनिंग और स्किलिंग सेंटर यानी डिजिटल साक्षरता के लिए प्रशिक्षण केंद्र, उसकी नींव रखी गई, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो याद रखिए NIELIT इंस्टीट्यूट जो है ये मुजफ्फरपुर में है।
मुजफ्फरपुर में है। और ये जो स्किलिंग सेंटर बनेगा यानी कौशल विकास केंद्र और डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र, इसको बनाने में लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और रविशंकर प्रसाद जो हैं, उन्होंने अभी अभी एक स्टार्टअप कॉन्टेस्ट भी चलाया था जिसका नाम था चुनौती, उसका नाम रखा था चुनौती। और बिहार की सरकार 1 एकड़ जमीन दे रही है इस डिजिटल ट्रेनिंग और स्किलिंग सेंटर को बनाने के लिए। कौन सी कंपनी है जिसने आईआईटी पटना के साथ एक एग्रीमेंट करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में रिसर्च के लिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में जॉइंट अनुसंधान शोध करने के लिए यह करा है फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट कंपनी 2 लोगों ने मिलकर शुरू करी थी, एक का नाम है सचिन बंसल और दूसरे का जो नाम है वो है बिन्नी बंसल। और इस कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, मिस्टर कल्याण कृष्ण मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने पेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं 900 करोड़ रुपए की लागत से जो बिहार में लगाए जाएंगे, उनका उद्घाटन करा? तो याद रखिए, ये हैं 3 पेट्रो प्रोजेक्ट। पेट्रो मतलब जो तेल और गैस से रिलेटेड है। तो टोटल 3 प्रोजेक्ट बनेंगे बिहार में और इनमें खर्चा होगा 900 करोड़। और ये 3 प्रोजेक्ट आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, एक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है कहां पे? ये बंगाल के दुर्गापुर से ये पाइपलाइन आएगी और ये बिहार के बांका तक आएगी। बांका, ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट, एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनेगा। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मतलब जहां पे एलपीजी गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसे भरा जाता है सिलेंडर वगैरह में। तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनेगा। ये कहां बनेगा? ये बनेगा बांका में। तो बांका में ही एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट, एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट एक और बनेगा और वो बनेगा हरसिद्धि नाम की जगह पे। और हरसिद्धि जो जगह है ये पूर्वी चंपारण में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। 3 प्रोजेक्ट अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी बंगाल के दुर्गापुर से बिहार के बांका तक। दूसरा, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनेगा बिहार के बांका में और बिहार के हरसिद्धि में। और हरसिद्धि जो है ये ईस्ट चंपारण में है। और हमारा तेल और गैस के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से हैं वैसे। ये हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं और स्टील मंत्री भी हैं, इस्पात मंत्री भी यही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर में जो है रिवर फ्रंट बनेगा पूरा नमामि गंगे योजना के तहत, गंगा नदी के किनारे। तो इसमें मुजफ्फरपुर के कौन से घाट हैं जिनका विकास किया जाएगा? मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट विकास योजना, इसमें मुजफ्फरपुर के 3 घाट हैं जिनको साफ सफाई करके वहां पे टॉयलेट वगैरह बनवा के चेंजिंग रूम बनेंगे, वॉच टावर बनेगी। वॉच टावर मतलब एक काफी ऊंची वॉच टावर होती है जहां से हर जगह नजर रखी जा सकती है। मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो निगरानी रखने के लिए। तो ये सारी चीजें बनेंगी, बहुत ही अत्याधुनिक घाट बनेंगे। ये है मुजफ्फरपुर के 3 घाट। एक है पूर्वी अखाड़ा घाट, दूसरा है सीधी घाट और तीसरा है छंदवारा घाट। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने नाफेड का हनी एफपीओ प्रोग्राम 5 राज्यों में लॉन्च करा है। इसके तहत बिहार में ये कहां लॉन्च हुआ है और हनी एफपीओ प्रोग्राम है क्या, पहले ये समझिए। हनी आप जानते हैं शहद। बेसिकली जो एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन, वो हनी के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सरकार जो है वो सारा उन्हें सिखाएगी कैसे शहद उत्पादन करना है, क्योंकि शहद उत्पादन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, भारत में काफ़ी कम डेवलप्ड है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मधुमक्खी पालन में, शहद में अगर किसान शहद को बेचेंगे तो उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो भारत में 5 जगह पे हनी एफपीओ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये 5 जगह कौन सी हैं? तो इनमें बाकी तो दूसरे राज्यों में हैं, जैसे मथुरा है यूपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना है, राजस्थान में भरतपुर है, बंगाल में सुंदरबन है, बिहार में सिर्फ एक है और वो है पूर्वी चंपारण। तो ईस्ट चंपारण जो है ये हनी एफपीओ प्रोग्राम के तहत इंक्लूड किया गया है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपको यह भी बता दूं, हमारे कृषि मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है जिसका नाम है मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल पे शहद कहां से आया है उसको ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि शहद में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पता होना चाहिए कि शहद जो है वो आया कहां से है। बिहार की जो बड़े राज्य हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में क्या रैंक थी? पब्लिक अफेयर इंडेक्स ये बताता है कि भारत के किस राज्य में जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो कितना अच्छा है।
तो इसमें जो नंबर 1 राज्य है भारत का वो है केरल। केरल जो है वो नंबर 1 रहा बड़े राज्यों में। और सबसे खराब शासन है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है इसमें आखिरी नंबर पे रहा। तो मैं आपको जो लिस्ट है उसमें केरल जो है वो नंबर 1 था और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ये बेस्ट हैं इनमें बड़े राज्यों में। और जो सबसे खराब हैं वो हैं यूपी, नीचे से सबसे नीचे यूपी है और सेकंड लास्ट है उड़ीसा और थर्ड लास्ट बिहार है। तो बिहार का जो स्थान है इसमें बड़े राज्यों में वो 16वें नंबर पे बिहार रहा, यानी नीचे से तीसरे नंबर पे रहा। अब हम बात करते हैं छोटे राज्यों की। छोटे राज्यों में सबसे अच्छे हैं गोवा और मेघालय। तो गोवा नंबर 1 रहा छोटे राज्यों में सबसे अच्छा। और सबसे खराब है छोटे राज्यों में मणिपुर शासन के मामले में। फिर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। चंडीगढ़ जो है वो सबसे अच्छा है और सबसे खराब है दादरा नगर हवेली। अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण कराया गया था 2020 में, जिसकी रिपोर्ट 2020 के एंड में आई थी। तो उसमें पटना की रैंक क्या थी बड़े शहरों में। यहां पे बड़े शहर का मतलब है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में आप देख सकते हैं पटना का स्थान था 47। और भारत के सबसे साफ शहर ये हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इंदौर नंबर 1 है, सूरत गुजरात में नंबर 2, नावी मुंबई नंबर 3। और गंगा के जो शहर हैं, गंगा के शहर मतलब जो गंगा के किनारे हैं, उनमें सबसे साफ कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश का चुनार। और इसमें टॉप 10 आप देख सकते हैं, इसमें एक बिहार का है 10वें नंबर पे, वो है सोनपुर। तो सोनपुर जो है ये सबसे साफ बिहार का गंगा शहर है। अभी अभी बिहार का पहला ट्रैफिक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बना था? पहली बार बिहार में ट्रैफिक के लिए आईजी बनाया गया था और इनका नाम था MR नायक। ये 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो आंसर है MR नायक। बिहार राज्य का बेस्ट पुलिस स्टेशन, सबसे उत्कृष्ट पुलिस थाना कौन सा है जो गृह मंत्रालय ने डिक्लेयर किया? कुर्था, दानापुर, सासाराम या राजीव नगर? तो याद रखिए पूरे बिहार का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है कुर्था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरवल डिस्ट्रिक्ट का कुर्था थाना पूरे बिहार का बेस्ट है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये भारत के 10 पुलिस स्टेशन है जो बेस्ट हैं। तो पूरे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर के थौबाल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इसमें टॉप 10 में बिहार का कोई नहीं है, लेकिन जो बिहार का नंबर 1 है वो है कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल डिस्ट्रिक्ट में। सो ये था हमारा बिहार जुडिशरी एग्जाम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। और जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो बिहार जुडिशरी के लिए कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। आप हमारी स्टडी IQ चैनल के ऊपर या हमारी वेबसाइट पे जो बिहार के प्रीवियस टॉपर्स हैं उनके भी इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे रैंक 1 शिया श्रुति या जो दूसरे रैंक 2 वगैरह के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये हमारा पेड कोर्स है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com तुरंत विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।